So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of hydrogen. कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और कल मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई थी हाइड्रोजन बारे में. आज हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो टुडे विल मूव ऑन टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, द लैब प्रिपरेशन एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. फटाफट से चीज़ों को देखते हैं, कुछ खास कठिन चीज़ें नहीं है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, यहाँ पे आते हैं हम लोग. प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग डाईहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स एज वेल एज मेटल हाइड्राइड्स. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हमने एक चीज ऑलरेडी देखा है कि मैंने मेटलर्जी में ऑलरेडी पढ़ाया था, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था. तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था कि वो मेटल्स जिनका ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, they have the tendency to act as reducing agent and they will easily displace H2 hydrogen gas from where? From dilute acids as well as water. समझे क्या, ये बात मैंने बताई थी? Yes or not? Right? And जिनका E नॉट ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होता है वो क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. गेटिंग ना? रिएक्टिव metals having E नॉट ऑक्सीडेशन is equal to positive, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है. कैन दे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था, अंडरगो easy oxidation, yes or not, and act as reducing agent. And they act as reducing agent and therefore they can reduce 2H plus 2 electron to H2. That means such metals can evolve hydrogen gas from dilute acids and water. ये बात मैंने बताई थी, समझे क्या? तो जो लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, समझे क्या? तो क्या कंसेप्ट है, क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन जो इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक, मतलब ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल पीसेस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. समझे क्या? यहाँ पे एसिड जो होगा डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं होगा, डाइल्यूट एसिड ही होना चाहिए. तभी देखो मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. बात समझे क्या? राइट. तो किस तरह से तुम्हें दिख रहा होगा, जिंक इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू Zn+2 एंड 2H+ इज रिड्यूस टू व्हाट, H2. समझे क्या? राइट. सो दिस इज वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन. देन उसके बाद सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक ऑन एक्वस अल्कली. ये मैंने कल ही पढ़ाया है नेसेंट हाइड्रोजन के केस में. जिंक प्लस NaOH गिव्स सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. बात समझ में आ गई ना? राइट. देन उसके बाद कमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा वाटर का तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. दिस आई हैव टोल्ड यू. अगला वाला वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी हाई प्योरिटी, मतलब मोर देन परसेंटेज प्योरिटी विच इज मोर देन 99.95%. अ वेरी हाई प्योरिटी हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, electrolyzing warm aqueous barium hydroxide between nickel electrodes. मतलब क्या? सेकेंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड वाला पॉइंट ये कह रहा है कि बाय electrolysis of barium hydroxide using निकेल इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, वेरी प्योर परसेंटेज प्योरिटी मोर देन 99.95%,
हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। समझे क्या? राइट। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, so high purity dihydrogen is obtained when there occurs electrolysis of aqueous solution of barium hydroxide. There occurs electrolysis of aqueous solution of barium hydroxide. ठीक है, अब देखो मैं ये चीज बता देता हूं कि अभी तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि यहां से हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा। लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर हमने aqueous solution of barium hydroxide लिया, देखो जरा ध्यान से, अगर हमने क्या लिया, aqueous solution of barium hydroxide लिया, बात को सुनना ध्यान से, aqueous solution of barium hydroxide, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन है ये क्या देगा? पहली बात ये तो देगा Ba+2 एक्वस प्लस क्या 2OH माइनस एक्वस। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो एक्वस सोल्यूशन क्या है? वाटर भी है। ठीक है, क्योंकि वाटर भी है तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस वाटर विल ऑल्सो अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे दिस वाटर विल ऑल्सो डिसोसिएट एज H+ एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। समझे क्या? राइट, इस तरह से। अब देखो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अभी हमें पता है कि C फॉर कैटायन एंड C फॉर कैथोड, यस और नॉट? मतलब कैटायन माइग्रेट्स टूवर्ड्स कैथोड। इसका डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो में, अभी बस जितना काम का वो बता रहा हूं। मतलब कैटायन which is positive towards cathode, which is what? Negative electrode. C for cation, C for cathode. Cation move towards cathode, and at cathode क्या होता है हमें पता है? At cathode क्या होगा? There occurs reduction half reaction. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास यहां पे जो है कितने कैटायंस हैं? यहां पे हमारे पास ओवर हेयर वी हैव हाउ मेनी कैटायंस? एक कैटायन Ba+2 हो गया, एक कैटायन हमारे पास H+ हो गया। ओवर हेयर वी हैव 2 कैटायंस। समझे क्या? राइट। सो कैटायंस कौन कौन से हैं हमारे पास? कैटायंस हमारे पास हो गए क्या? Ba+2 और एक क्या हो गया? H+। समझे क्या? बेरियम जो है किस में आता है? रिएक्टिव मेटल में आता है। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बेरियम के लिए हमें पता है E0 बेरियम से Ba+2, ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना। ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बेरियम का जो E0 Ba+2 से Ba है, मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। समझेगा? दिस विल बी नेगेटिव। एंड हाइड्रोजन का E0 H+ से H2, E0 H+ से H2 ये कितना होता है? 0.00 होता है। समझे क्या? तो हमेशा ध्यान रखो, ये एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जब 2 से ज्यादा कैटायंस होते हैं, जब एक से ज्यादा कैटायन इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में सीधी बात, द कैटायन which has मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको इलेक्ट्रो में, अभी जितना काम का बस वो बता रहा हूं। विच हैज ग्रेटर E0 रिडक्शन is reduced over कैथोड फर्स्ट। मतलब अगर हमारे पास 2 या उससे ज्यादा कैटायंस है तो जिस कैटायन का E0 रिडक्शन ज्यादा है पहले उसका रिडक्शन होगा। बात समझे क्या? तो हमारे पास यहाँ पे 2 कैटायन है, हमें दिख रहा है कि बेरियम एक रिएक्टिव मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले रिडक्शन किसका होगा? देयरफॉर कैथोड पे, अगर हम बात करें कैथोड पे, therefore at cathode
यहां पे अगर हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो क्या होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, गैस इज इवॉल्व्ड। समझे क्या? तो यहां पे जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है किसका है? हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है aqueous solution ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया है। वी हैव डन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द aqueous solution बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड aqueous solution बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से जो हाइड्रोजन आएगा दैट इज हाईली प्योर सच दैट उसका जो परसेंटेज प्योरिटी है, ये जो हाइड्रोजन है इसका जो परसेंटेज प्योरिटी है दिस इज मोर देन 99.95%. This hydrogen is highly pure. बात समझे क्या? ठीक है, राइट। तो ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से जो हाइड्रोजन आ रहा है दिस इज अ हाईली प्योर हाइड्रोजन, परसेंटेज प्योरिटी मोर देन 99.95%। एनोड पे क्या होगा वो जब मैं इलेक्ट्रो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सब सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो तुम यहां से ये पूरी चीज देख सकते हो। मैंने जितना भी बताया बस अभी के लिए उतना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये चीज ऐसा हो गया। तो ये हम लोग आगे किसमें? कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। समझे क्या? राइट। फिर उसके बाद उसी तरह से अगला वाला, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। मतलब अब क्या है? थर्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। लेट मी टेल यू, ब्राइन जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन की बात कर रहे हैं। तो ब्राइन जो है, चलो ये भी बता देता हूं। ब्राइन जो होता है दिस इज 10%, दिस इज 10% NaCl का aqueous solution। समझे क्या? तो NaCl का aqueous solution लिया ना हमने, तो अगर हमारे पास NaCl का aqueous solution मतलब NaCl का aqueous solution पास NaCl है, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस क्या? Cl माइनस। एंड क्योंकि aqueous solution है तो उसमें वाटर भी है, वाटर कैसे टूटेगा? H प्लस एंड OH माइनस। समझे क्या? आप देखो फिर से हमारे पास क्या है? दो कटायंस हो गए। कटायंस हमारे पास कितने कटायंस हो गए? हाउ मेनी कटायंस वी हैव? कटायंस वी हैव Na प्लस एंड व्हाट? H प्लस। ठीक है, Na प्लस हमें पता है रिएक्टिव मेटल है सोडियम, मतलब E0 Na से Na प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मैंने सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो रिडक्शन पोटेंशियल का नोटेशन क्या होगा? E0 Na प्लस से Na। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव। ये क्या हो गया? ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? हाइड्रोजन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? E0 H प्लस से H2। रिडक्शन यही होता है ना, ये कितना है? 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो सीधी बात, सिंस E0 रिडक्शन of hydrogen is more than E0 reduction Na plus से Na plus से Na। therefore at cathode जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, पहले उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, सो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट? H2 गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन में भी हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, राइट। तो ये चीज है, राइट। अभी एनोड के रिएक्शन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि एनीवेज वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो में, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने समझा था, दैट इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी अभी नहीं बता रहा हूं, बस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन किया तो उसमें हमें हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो अभी रीड कर लो, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें दिख रहा है, देखो कैथोड पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो रहा है। ठीक है,
राइट। देन उसके बाद फोर्थ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स व्हाट, हाइड्रोजन। क्या कह रहे हैं, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर्स यील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स हाइड्रोजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन है, इसको देखो जरा ध्यान से। क्या कह रहे हैं, एक्शन ऑफ स्टीम, टेम्परेचर को कितना है 1270 केल्विन है, तो 1270 केल्विन पे वाटर क्या होगा, स्टीम होगा ना, क्योंकि वाटर जो है 373 केल्विन पे बॉईल हो जाता है, मतलब 373 केल्विन पे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है 1 atm प्रेशर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, एक तरह से ये अल्केन है। तो यहां क्या कह रहे हैं, अल्केन प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एट दिस हाई टेम्परेचर, एट दिस पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर गिव्स व्हाट, CO प्लस हाइड्रोजन, NCO प्लस 2N+1 हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल CH4 प्लस स्टीम क्या देगा, CO गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब सुनना बात को ध्यान से सुनना। द मिक्सचर ऑफ CO एंड हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर गैस। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो गया, कैसे, बाय एक्शन ऑफ स्टीम H2O वेपर ऑन हाइड्रोकार्बन, स्पेशली व्हाट, अल्केन। CH4 में हमने स्टीम को एक्ट कराया तो CO प्लस हाइड्रोजन आया। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, CO प्लस हाइड्रोजन दे रहा है। अब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो हमारा जो फोर्थ कमिंग पैराग्राफ है, अब जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या कह रहे हैं, यहां पे एक टर्म आया वाटर गैस, तो मैं बता दूं वाटर गैस जो होता है, अब इसको देख लो, इससे क्वेश्चन आता है। वाटर गैस जो होता है, वाटर गैस इज CO plus H2 equimolar mixture. Water gas is equimolar mixture of CO and H2. समझे क्या? फिर एक और टर्म आता है प्रोड्यूसर गैस, एक और टर्म आता है प्रोड्यूसर गैस। समझे क्या? तो प्रोड्यूसर गैस इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO plus N2। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो इक्विमोलर मिक्सचर। ठीक है, तो दो गैसेस है हमारे पास, एक वाटर गैस है जिसके बारे में हम अभी थोड़ा पढ़ने वाले, और एक रहेगा प्रोड्यूसर गैस, जो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते कि भाई प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, तो वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 जो है उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 को हम लोग कहते हैं वाटर गैस। As this mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbon, it is also known as syngas। अभी ये तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, या तुम लोग अभी आगे जाके पढ़ोगे कि CO और H2 is used for the preparation of alcohols। समझे क्या? ये तुम पढ़ोगे किसमें? ये तुम पढ़ोगे this you will study in this thing, ऑर्गेनिक। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, ये दिस यू विल स्टडी इन ऑर्गेनिक। सो मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 को क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। समझे क्या? राइट। एंड वाटर गैस, ये जो वाटर गैस है इसको सिन गैस भी बोला जाता है, इसको जो है सिन गैस भी बोला जाता है। क्यों? सिन कहां से आया है? सिंथेसिस आया है। क्यों? बिकॉज दिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज अल्कोहल सच एज मिथेनॉल। इस वजह से वाटर गैस मतलब क्या, CO एंड H2 का जो इक्विमोलर मिक्सचर है उसको वाटर गैस भी बोला जाता है। एंड क्योंकि उसका एप्लीकेशन क्या है? उसका एप्लीकेशन है कि इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस, मतलब प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस और सिन गैस। इससे क्वेश्चन आता है, समझे क्या? राइट। अब देखो जरा, नाउ डेज सिन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम सीवेज, डस्ट, स्क्रैपवुड, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। द प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। इससे क्वेश्चन आता है। तो कोल प्लस स्टीम, अभी पढ़ा ना हमने कि हाइड्रोजन आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। तो ये क्या है? ये कोक प्लस स्टीम एट 1270 केल्विन क्या दे रहा है? वाटर गैस दे रहा है या सिन गैस दे रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सिन गैस और वाटर गैस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। ये सब रट्टा वाली चीजें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, समझे क्या? राइट। फिर द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ
syngas with steam in the presence of chromate as a catalyst. So ये जो कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन होता है, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन में अगर हम आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट यूज कर लेंगे तो क्या होगा, क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड. अगर हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया किस तरह से, ये कह रहे हैं कि कोक सॉलिड, दिस इज सेइंग कोक सॉलिड प्लस H2O steam, this is giving CO gas plus H2 gas. समझे क्या? अभी ये क्या कह रहे हैं कि amount of hydrogen which is evolved, this can be increased by utilizing this CO. मतलब इस CO को in the presence of catalyst, अगर हमने यहाँ पे catalyst यूज कर लिया, क्या आयरन क्रोमेट FeCrO4, तो आयरन क्रोमेट क्या करेगा, आयरन क्रोमेट क्या करेगा, CO को यूटिलाइज कर लेगा और CO2 में कन्वर्ट कर देगा. तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, एक तरह से उसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है. अगर उसका प्रोडक्ट रिमूव होगा तो डेफिनेटली इस वाले रिएक्शन में बहुत सारा फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा और बहुत सारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. बात समझे क्या? तो वही चीज बता रहे हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, जो बता रहे हैं इसमें कि द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ द सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट. समझे क्या? तो अगर हमने आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट डाल दिया, किस तरह से, ये जो CO आया है सिन गैस में हमारे पास, देखो जरा मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, सिन गैस में हमारे पास ये जो CO आया है, इस CO को स्टीम के प्रेजेंस में कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या हो जाएगा, CO जो है ये ऑक्सीडाइज होगा CO2 में और हाइड्रोजन जो है इवॉल्व होगा. समझे क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन. ठीक है. सो कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या है और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है, इसको देख लो जरा. यहां पे क्या बता रहे हैं, दो चीजें बता रहे हैं. कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन सबसे पहले बता रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन मतलब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. किस तरह से बता रहे हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, कोक सॉलिड प्लस स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ 1270 केल्विन टेम्परेचर. तो ये क्या देगा, ये देगा CO प्लस हाइड्रोजन. ठीक है ना. दिस इज नोन एज वाटर गैस या बोलो या फिर इसको सिन गैस बोलो. समझे क्या? राइट. अब क्या कह रहे हैं, अभी इसी वाटर गैस में हम प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा सकते हैं. समझे क्या? तो किस तरह से, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में ये जो हमारे पास CO आया है, इस CO को रिएक्ट कराओ स्टीम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट FeCrO4. समझे क्या? तो ये क्या देगा, दिस will lead to oxidation of CO into CO2 and hydrogen gas will be evolved. ठीक है ना. तो ये क्या है, ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी ऑब्टेन्ड. आई होप सो क्लियर हुआ होगा. ठीक है. राइट. अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में आने से पहले हम लोग ये वाला पोर्शन बंसन में जिस तरह से दिया गया है, बिकॉज उसको भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से. इट वोंट टेक मच टाइम. मैंने यही PDF तुमको दिया है. ठीक है. देखो जरा, देखो तो सारी चीजें मैंने बता दी, फटाफट रीड कर लो. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय एक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स मैंने बताया. रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर डाइल्यूट एसिड डालो, वाटर डालोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. 2m प्लस H2O देख सकते हो. तो एक्टिव मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम जो है रूम टेम्परेचर पे ही हाइड्रोजन को इवॉल्व कर देते हैं वाटर के प्रेजेंस में. और लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे लिबरेट हाइड्रोजन ऑन हीटिंग. मतलब इनके लिए क्या चाहिए, वार्म वाटर चाहिए. इनके लिए जो वाटर चाहिए क्या चाहिए, वो वार्म वाटर चाहिए. समझे क्या? फिर उसके बाद ली ब्लैंक प्रोसेस जो है इसको पढ़ सकते हो, बस इसको ऐसे पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट रीड दिस. ठीक है ना. इसको रीड कर सकते हो कि इन दिस क्या बता रहे हैं कि इन दिस स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट आयरन. आयरन के ऊपर स्टीम पास कर रहे हैं. इट डिकम्पोजेस स्टीम
विद द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, देखो Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड, Fe3O4 को मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट दिस मच, नॉट रिक्वायर्ड, द रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, गैसिंग रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैसिंग रिएक्शन। ठीक है, राइट। देन उसके बाद आयरन इज जनरेटेड बाय रिड्यूसिंग मैग्नेटिक ऑक्साइड विद वाटर गैस, मतलब ये जो मैग्नेटिक ऑक्साइड आया है इससे हम लोग वापस से आयरन ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरह से, यूजिंग वाटर गैस। दिस रिएक्शन इज नोन एज विविफैक्शन। तो विविफैक्शन क्या है, मतलब पहले तो गैसिंग रिएक्शन से हमने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, अब हम जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते टाइम हमारे पास जो Fe3O4 बन गया है उससे हम लोग वापस से आयरन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो Fe3O4 वाटर गैस ना, CO प्लस H2 क्या होता है, वाटर गैस होता है ना, तो Fe3O4 प्लस CO और Fe3O4 प्लस H2, तो क्या देगा, Fe प्लस CO2 एंड Fe प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं, इसको विविफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बस पढ़ लो एक बार। ठीक है, देन सेकेंडली बाय द रिएक्शन ऑफ NaOH ऑन amphoteric metals such as zinc and aluminium as well as on silicon. Silicon is a non-metal, silicon is not amphoteric। तो जिंक और एल्यूमिनियम का रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जिंक प्लस NaOH क्या देता है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन देता है। एल्यूमिनियम प्लस NaOH क्या देता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन देता है। और ये थोड़ा नया है, सिलिकन प्लस NaOH क्या देगा, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला रिएक्शन, आखिरी वाले रिएक्शन पे ध्यान दे लो। ठीक है, फिर उसके बाद एक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, ये भी पढ़ा दिया मैंने कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ऊपर डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, रीड कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद इट मस्ट बी नोटेड दैट प्योर जिंक इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन, हम लोग यहाँ पे जो जिंक यूज करेंगे प्योर जिंक नहीं होना चाहिए। एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज, मैंने पहले बताया था अगर हमें हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है तो फिर हमें डाइल्यूट एसिड यूज करना पड़ेगा, हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, हम लोग इसी में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, इट ऑक्सीडाइजेस अ लिबरेटेड हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस व्हाट, SO2। इस वजह से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं यूज करते, हम लोग डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन है इसका। देन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ये मैंने बता दिया। प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन, इसमें 3 मेथड दिए गए हैं, 4 मेथड दिए गए प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन के। देखो जरा कौन कौन से मेथड दिए गए, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, इससे प्योर हाइड्रोजन आता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड, ये जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है। बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन NaH प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, इतना ध्यान रख लो। मेटल हाइड्राइड्स लिख देता हूं, एल्कली मेटल हाइड्राइड्स, ये हमें पढ़ने वाले हैं ग्रुप 1 में। इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन एडिंग वाटर, समझे क्या मतलब, मेटल हाइड्राइड जो है हमारे पास NaH प्लस वाटर, तो ये क्या देगा, ये देगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ये जनरल रिएक्शन है, ये हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक में, समझे क्या। एंड देन वेरी प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड व्हेन KOH इज एडेड ऑन एल्यूमिनियम। तो हमने अभी पढ़ा ना एल्यूमिनियम प्लस NaOH, हमने अभी पढ़ा ना एल्यूमिनियम प्लस NaOH, तो NaOH की जगह हमने क्या यूज कर लिया, हमने KOH यूज कर लिया, तो सारी चीजें तो वही रहेंगी। वहां पे NaAlO2 आ रहा था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आ रहा था, यहां पे क्या हो गया, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व, समझे क्या, राइट। फिर उसके बाद बॉश प्रोसेस, ये वही वाटर गैस वाला रिएक्शन है, बॉश प्रोसेस वाटर गैस वाला रिएक्शन है, हमने अभी जो पढ़ा। सिन कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, अभी तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये बॉश प्रोसेस ये पूरा है, इसमें पहला जो है वो क्या है, कोल गैसिफिकेशन है, पहला वाला जो क्या है ये कोल गैसिफिकेशन है, और दूसरा वाला जो है ये क्या है, ये है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, समझे क्या, ये मैंने बता दिया है। ये क्या है, आयरन क्रोमेट Fe2O3.Cr2O3, समझे क्या, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, दिस बिकम्स वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये बॉश प्रोसेस हो गया, राइट। एंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस वाले मैंने बता दिए सारे, समझे क्या। तो एनीवेज अभी इलेक्ट्रोलिसिस वाला तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। पहला वाला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर है, इसमें देखो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। एंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये वाला भी छोड़ दो, ये वाला ना पढ़ोगी, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। पहले यहां से प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी ये आ गया। मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस,
बस रीड करना है इसको। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वो है कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस। इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हमें पता है, एज वेल एज द लाइटेस्ट गैस। डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 0 पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, मतलब एक तरह से देखो ना, आएगा ना, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, समझे क्या? राइट। तो ये क्या होगा, हमें पता है ना वेपर डेंसिटी क्या होता है। वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एयर बाय 2। और हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि मोलर मास ऑफ एयर हमने ऑलमोस्ट 28 के आसपास निकाला था, समझे क्या? 28.8 के आसपास निकाला था मोलर मास ऑफ एयर। अगर नहीं पता तो अभी बता देता हूं, मोलर मास ऑफ एयर जो है ऑलमोस्ट 28.8 होता है। तो ये कितना हो गया 2.2/2, और ये कितना हो गया 28.8/2। तो कितना हो गया 1/14.4 के आसपास हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये जो हमें आएगा, दिस विल गिव अस द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। यस, इट इज कमिंग आउट टू 0.0695। दिस इज रफली कितना 0.0695। ये मतलब हुआ, मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ एयर जो रेशियो है वो कितना है 0.0695। समझे क्या? इतना ही आ रहा है, चेक कर सकते हो, ठीक है? राइट। देन इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखिए, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है? क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी लो, रीड कर सकते हो। जिनको मैंने रियल गैस पढ़ाया है उनको पता होगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है? मतलब इट कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल प्रेशर, राइट? ये देख लो कि इस वाले टेम्परेचर पे बहुत कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है। देन उसके बाद ये वाला CP/CV में पढ़ाऊंगा थर्मो में, बस देख लो एक बार कि हाइड्रोजन डायटोमिक है और इसका CP/CV कितना होता है 1.4 होता है, ठीक है? 4th एंड 5th पॉइंट अभी इतने फेमिलियर नहीं हो, खासकर 5th वाले पॉइंट से। देन 6th वाला पॉइंट देख लो, हमें पता है कि इट इज एड्सॉर्ब्ड, मतलब ऑक्लूडेड। मैंने कल बताया था ना ऑक्लूडेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। इट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम। पैलेडियम इन द पाउडर्ड स्टेट कैन ऑक्लूड, मतलब कैन एड्सॉर्ब नियरली 1000 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर पैलेडियम का वॉल्यूम कितना है 1 ml है तो वो 1000 ml ऑफ हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर सकता है, समझे क्या? फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लो, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली, हेंस द गैस हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड अंडर प्रेशर इन स्टील सिलेंडर्स हैविंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास ऑफ द गैस एंड कैन बी स्टोर्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। इसको रीड कर लो किस तरह से इसको स्टोर किया जा सकता है। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ क्या होता है? CaH2 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है। हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला CaH2 होता है, हमने मेटलर्जी में भी पढ़ा है, समझे क्या? राइट। एंड देन 1 pound ऑफ हाइड्रोलिथ गिव्स व्हाट 16.5 फीट क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोलिथ हाइड्राइड है ना, अभी मैंने बताया ना हाइड्राइड, मैंने बताया ना अभी हाइड्राइड। जैसे हाइड्रोलिथ है CaH2, पानी डाल देंगे, जैसे अल्कली मेटल हाइड्राइड में पानी डाल दो क्या आता है? हाइड्रोक्साइड आता है। उसी तरह से हाइड्रोलिथ में पानी डाल देंगे क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड आएगा, समझे क्या? प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, समझे क्या? राइट। तो इसको हम लोग क्योंकि इसका लिक्विफिकेशन आसानी से नहीं होता, इस वजह से इसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिथ। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिथ, समझे क्या? फिर हाइड्रोलिथ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली, हेंस गैस हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड अंडर प्रेशर इन स्टील सिलेंडर्स हैविंग नेग्लिजिबल मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। देन दिस वन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्म में स्टोर करो और देन अमोनिया से हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर लो, ठीक है ना? हमने पढ़ा है ना हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है? N2 + 3H2 गिव्स व्हाट 2 अमोनिया। तो अभी अमोनिया के फॉर्म में स्टोर करेंगे तो अमोनिया से क्या कर लिया जाएगा? हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर लिया जाएगा, समझे क्या? राइट। फिर उसके बाद फटाफट से देखते हैं जरा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज जितना बताया उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक्स लो टेम्परेचर पे लो है, बट रैपिड एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। न्यूट्रल गैस है ये, कंबस्टिबल एंड बर्न्स इन एयर,
विथ नियरली इनविजिबल पेल ब्लू फ्लेम। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का जो फ्लेम कलर होता है वो कैसा होता है, पेल ब्लू फ्लेम होता है, कंबस्टिबल गैस है, ठीक है, राइट। कंबस्टिबल गैस मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबशन होता है, कंबस्टिबल गैस मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबशन होता है, ठीक है, एंड इट बर्न्स विद नियरली पेल ब्लू फ्लेम। हाइड्रोजन का जो फ्लेम कलर होता है कैसा होता है, पेल ब्लू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन में पता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वी ऑल नो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, रिडक्शन का बेसिक डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉजेज रिडक्शन, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर उसके बाद मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्राइड बना लेगा। हमने रेडॉक्स में ऑलरेडी पढ़ा है, ग्रुप 1 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है, तो इसको रीड कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद मेटल साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। देन अगर कार्बन नाइट्रोजन नॉन मेटल साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या करेगा, हाइड्राइड बनाएगा। अभी हमने हाल में पढ़े हाइड्राइड, अमोनिया ग्रुप 15 का हाइड्राइड, CH4 ग्रुप 14 का हाइड्राइड, वाटर ग्रुप 16 का हाइड्राइड, और हैलोजन के हाइड्राइड्स क्या, HX, समझे क्या, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। देन उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, ये तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मल्टीपल बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा, राइट, ठीक है। चलो अब हम लोग आएंगे किसमें, हाइड्राइड्स में आते हैं। तो यहां पे हाइड्राइड्स में आने से पहले एक बार हम लोग यही वाला पार्ट हम लोग अपने एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में क्या कहा जा रहा है, समझे क्या, ठीक है। एनसीईआरटी में आ गए हम लोग, जहां पे पहले थे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ये रीड कर लेना, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस, लाइटर देन एयर। देखा ना हमने, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, रेशियो इज लेस देन, मतलब इट इज लाइटर देन एयर, इनसॉल्युबल इन वाटर, पढ़ा दिया। बाकी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज टेबल हमने देख लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज, सो क्या कह रहे हैं, केमिकल बिहेवियर ऑफ डाइहाइड्रोजन is determined to a large extent by what all factors, by bond dissociation enthalpy, ठीक है। The hydrogen bond dissociation enthalpy is highest for a single bond between two atoms of any element। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तुमने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है, और स्मॉल एटम जितने छोटे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड formed by overlapping of small size atom is very strong, समझे क्या। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड, समझे क्या, राइट। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है आसानी से टूटता नहीं है, समझे क्या। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो H2 गैस का जो रिएक्टिविटी होगा कैसा रहेगा, कम रहेगा, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, the hydrogen bond dissociation enthalpy is highest for a single bond between two atoms of any element, समझे क्या। इस वजह से therefore हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए अपने इस वाले बॉन्ड को तो तोड़ना पड़ेगा ना, अपने इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तो तोड़ना पड़ेगा ना। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तब जाके यहां से H और H एटम निकलेंगे और तब जाकर के ये रिएक्ट करेंगे। जब तक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा, समझे क्या, राइट। तो वही बता रहे कि इस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से तुम क्या इन्फरेंस निकालोगे, व्हाट इन्फरेंसेस वुड यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट द डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इनटू इट्स एटम इज सो लेस। देखो कितना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, कौन सा फैक्टर, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के फैक्टर की वजह से डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू इट्स एटम इज कितना, सो लेस, ऑलमोस्ट 0.081%, अराउंड 2000 केल्विन, व्हिच इंक्रीजेस टू 95.5% एट 5000 केल्विन। मतलब 2000 केल्विन टेम्परेचर, सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, 2000 केल्विन टेम्परेचर तक भी हाइड्रोजन का जो डिसोसिएशन कितना रहता है, 0.081% रहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। और 5000 केल्विन टेम्परेचर पे जाकर के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता है, ठीक है ना, राइट। इस वजह से इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड फैक्टर, इस वजह से इट इज लेस रिएक्टिव। सेकेंड फैक्टर व्हाई इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर इज बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन से पहले। सो वही चीज है, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी। वही मैंने बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। दस एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर इन द इलेक्ट्रिक आर्क और अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हमने कल ही पढ़ा था एटॉमिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन, कल बताया था ना, H2
हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, क्या दिया था? एटॉमिक हाइड्रोजन दिया था ना, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये बताया था ना, जिसका हाफ लाइफ कैसा होता है, बहुत कम होता है। दिस इज हाईली रिएक्टिव, दिस इज हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल, कल ही बताया था। समझे क्या? वही चीज बता रहे हैं यहां पे कि thus atomic hydrogen is produced at high temperature in the electric arc under ultraviolet radiation. ठीक है ना? Right. Since orbital is incomplete with 1s electronic configuration, it does combine with almost all the elements. कौन सा? एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एक बार एटॉमिक हाइड्रोजन आ गया, अब जब तक H2 है तब तक तो ये स्टेबल है, जब तक H2 है तब तक स्टेबल है और क्या है? लेस रिएक्टिव है। मगर जैसे ही इसको हमने तोड़ दिया तो ये हाइड्रोजन बन गया ना, 2H आ गया ना। अभी 2H आ गया तो H के पास क्या है? H कैसा? 1s1 है ना, ये तो फिल्ड नहीं है ना, तो इस वजह से ये कैसा है? हाईली रिएक्टिव है। समझेगा? इट इज मोर रिएक्टिव देन H2। समझ गए होंगे, राइट? तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं? सिंस द ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट 1s electronic configuration, it does combine with almost all the elements. It accomplishes the following reactions by loss of electron to give H plus, gain of electron to give H minus, and by sharing of electron to form the single covalent bond. हमें पता है हाइड्रोजन के ऐसे रिएक्शंस होते हैं। हाइड्रोजन एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए गए हाइड्रोजन के, ठीक है, देख सकते हो, सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। H2 plus X2 gives 2HX, सिंपल, बस पढ़ सकते हो। While the reaction with fluorine occurs in dark, with iodine it requires a catalyst. ये तुमने पढ़ा होगा, this you must have read। ठीक है, तो ये चीज मैं बता देता हूं। चलो, अगर नहीं पता है तो फिर ये चीज तो मैंने बताई है तुमको जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था मेटलर्जी। मैंने तुम्हें बताया था रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से सुनो। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये मैंने तुमको पढ़ाया है। किसमें? ये मैंने तुमको पढ़ाया है मेटलर्जी में, जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रहा था। क्या ऑर्डर होता है? F2 Cl2 Br2 I2। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमें पता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है? E0 रिडक्शन डिक्रीजेस, क्योंकि E0 रिडक्शन डिक्रीज होगा, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी which is directly proportional to E0 reduction decreases। समझे क्या? जिसका E0 रिडक्शन ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ज्यादा, और इस वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव इज व्हाट? मोस्ट रिएक्टिव इज फ्लोरीन एंड लीस्ट रिएक्टिव इज आयोडीन। तो यहां पे जो हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है हैलोजन के साथ, इन जनरल रिएक्शन क्या बता रहे हैं? H2 plus X2 gives what? 2HX। अगर हम लोग इसको अलग अलग लिखें, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, इस वजह से इट कैन रिएक्ट इन डार्क ऑल्सो, मतलब जहां पे लाइट भी नहीं है वहां पे भी रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का। समझे क्या? क्या दे देगा ये दे देगा 2HF। समझे क्या? क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए, क्लोरीन विच इज स्लाइटली लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन कैन रिएक्ट इन सनलाइट। समझे क्या? मतलब क्या? अगर तुम ऐसे कहो, ऐसे तुम कहो H2 plus Cl2, यहां पे लिख दो डार्क, तो यहां पे रिएक्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये, समझे क्या? अब तुम कहो H2 plus Cl2, यहां पे तुमने ला दिया सनलाइट, मतलब H नहीं, तो यहां पे रिएक्शन हो जाएगा 2HCl। समझे क्या? राइट। उसी तरह से ब्रोमीन विच इज इवन लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो दिस ब्रोमीन कैन रिएक्ट इन sunlight when heated। समझे क्या? मतलब क्लोरीन को बस सनलाइट दे दो, हीटिंग करने की जरूरत नहीं है, मगर ब्रोमीन को सनलाइट भी चाहिए और हीट भी चाहिए। मतलब अगर ब्रोमीन को अगर तुमने कहा डार्क में रिएक्ट करा दो, तो फिर यहां पे तो रिएक्शन नहीं होगा, बट
अभी तुमने कहा H2 प्लस Br2 ओनली गिव सनलाइट Hν, तो भी रिएक्शन नहीं होगा, मगर H2 प्लस Br2 सनलाइट एज वेल एज हीट, तो क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगा। समझे क्या? एंड I2 विच इज लीस्ट रिएक्टिव reaction occurs in the presence of sunlight, Hν, heat as well as catalyst। इसमें से कोई भी एक चीज एब्सेंट होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। समझे क्या? किस तरह से I2 का रिएक्शन, किस तरह से H2 प्लस I2 सनलाइट हीट एंड कैटलिस्ट, तब जाकर के क्या देगा, ये देगा 2HI। समझे क्या? राइट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो रिएक्शन इस तरह से, तुम इसको नोट करने के लिए देख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे पूरा एक साथ भी दिखा देता हूं इस तरह से, कैन जस्ट सी एंड नोट डाउन। ठीक है, देन उसके बाद आफ्टरवर्ड्स वी हैव रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि H2NO2 combine to form what? Water. Reaction is highly exothermic because it is a combustion reaction. Oxidation reactions हमेशा कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। देन ये तो हेबर्स प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा हुआ है, अमोनिया फॉर्म होता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस है ये। देन रिएक्शन विद मेटल्स, वी ऑल नो मेटल हाइड्राइड फॉर्म होगा। ठीक है, राइट। देन रिएक्शन with metal ions and metal oxide, it reduces some metal ions into in aqueous solution and oxides of some metals। ठीक है, तो देख सकते हो इसको। देन रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये देख सकते हो, राइट। देन ये वाला, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन, सोडियम एंड कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, इसको पढ़ लेना, रीड कर लेना। देन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं रीड नहीं कर रहा हूं, दिस यू हैव टू रीड। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस, दिस यू हैव टू रीड ऑन योर ओन। समझे क्या? ये पढ़ना है तुम्हें, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन के सारे यूजेस पढ़ने हैं तुम्हें। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू हाइड्राइड्स। ठीक है, तो हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर यहां पे आके हम जो है क्या करेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे। हमारे बंसल में जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा क्लियर है, क्योंकि इसमें थ्योरी फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में बहुत लिखा रहता है एनसीईआरटी में। तो पहले हम लोग इधर आ जाते हैं, हाइड्राइड्स। ठीक है, तो हाइड्राइड्स क्या? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज व्हाट? हाइड्राइड्स। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। समझे क्या? तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। सबसे पहला जो है हमारे पास आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड है, मतलब आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, सबसे पहला। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है? देन वी हैव कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, एंड देन वी हैव इंटरस्टिशियल और मेटालिक हाइड्राइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं। फटाफट पढ़ लेते हैं, थ्योरी वाली चीजें हैं, मगर तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? द आयनिक हाइड्राइड्स, और सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास है आयनिक हाइड्राइड्स और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? आयनिक हाइड्राइड्स और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स,
द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मतलब ये सॉल्ट लाइक हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड कब बनते हैं? व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तब जो कंपाउंड्स आते हैं उनको बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड, और आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज H-, समझे क्या? वो आयनिक बॉन्ड होते हैं एंड दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू हाइड्रोजन। तुम्हें पता है ना, मेटल्स दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे क्या? किस तरह से? M gives M+ और M+2, एल्कली मेटल में M+, अल्कलाइन अर्थ मेटल में M+2, +1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे +2 इलेक्ट्रॉन, समझे क्या? और देन हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट? H-, समझे? सो दिस इज आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, दे आर फॉर्म बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल जैसे लिथियम का हाइड्राइड क्या? LiH, सोडियम का हाइड्राइड क्या? NaH, कैल्शियम का हाइड्राइड का CaH2, स्ट्रोंशियम का हाइड्राइड क्या? SrH2, समझे? ठीक है, राइट? ये चीज। नाउ दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब सॉलिड होते हैं, क्योंकि आयनिक है, सॉलिड है, इस वजह से दे हैव गॉट व्हाट? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, राइट? अब देखना ध्यान से, अब मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सी वाला पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। ये तो सही है, दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट, समझे क्या? एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखो सी वाला पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एट एनोड। सी वाला जो पॉइंट है, सी वाला पॉइंट जो है, दिस इज ट्रू फॉर LiH, एंड ध्यान से सुनना, LiH के लिए ट्रू है, एंड ग्रुप 2 हाइड्राइड्स। मतलब मैं एक चीज बता दूं इसमें, सी वाले पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिलेबस का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो जरा ध्यान से। ग्रुप 1 हाइड्राइड्स के बारे में अगर हम बात करें, ग्रुप 1 हाइड्राइड्स हमारे पास क्या क्या है? LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH, ठीक है? अच्छा, हाइड्राइड में क्या है? H- एनायन है, विच इज अ स्मॉल एनायन, ठीक है? अच्छा, LiH में क्या है? LiH में है Li+, स्मॉल कैटायन, प्लस H-, स्मॉल एनायन। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, समझे? ठीक है? बाकी में अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट रेस्ट अदर्स, बाकी में वी हैव Na+, then we have K+, then we have Rb+, and then we have CS+, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? इस तरह से क्या हो रहा है? साइज ऑफ कैटायन, increases, yes, and obviously H- स्मॉल एनायन, समझे क्या? राइट। तो जैसा जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था, मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने क्या बताया था? स्मॉल साइज कैटायन स्टेबिलाइजेस स्मॉल साइज एनायन, या फिर जो मैंने सिंपल टर्म्स में बताया था, स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स जनरली दो टाइप में ही मिलते हैं,
स्मॉल कैटायन प्लस स्मॉल एनायन, या फिर लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन, यही स्टेबल होते हैं। ठीक है, राइट। अगर हमारे पास लार्ज कैटायन, जो बहुत बड़ा कैटायन है, उसके साथ अगर स्मॉल एनायन डाल दिया तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स व्हाट? अनस्टेबल आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ऐसा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि छोटा सा आयन बड़े से कैटायन को नहीं पकड़ सकता है। समझे क्या? तो ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। समझे क्या? इसी वजह से, बात सुनना ध्यान से, इसी वजह से अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी, ये मैंने शायद बताया था हीटिंग इफेक्ट में कि नहीं बताया था। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 हाइड्राइड्स, इफ आई टॉक अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 हाइड्राइड्स, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 हाइड्राइड्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? LiH, NaH, KH, RBH and CSH, the order of thermal stability is like this. समझे क्या? राइट, इस तरह से क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी, इसमें बताया जाएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अभी तुम्हें रीजन पता चल गया होगा। यहां पे क्या है? दिस इज LiH इज थर्मली स्टेबल, मतलब हीट करने पर भी नहीं टूटता है ये। समझे क्या? LiH क्या है? थर्मली स्टेबल, मतलब हीट करने पर भी नहीं टूटता है। बाकी सब जो हीट करने पर टूट जाते हैं, थर्मली अनस्टेबल है। समझे क्या? राइट। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल। समझे क्या? राइट। अच्छा, उसी तरह से सिमिलरली इस वजह से, चलो इस वजह से क्या कहा जाता है? इस वजह से ये कहा जाता है कि ओनली LiH जो सॉलिड है, अभी हमने देखा क्योंकि ये आयनिक हाइड्राइड्स है, तो आयनिक हाइड्राइड्स जितने होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है। ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से। Therefore LiH सॉलिड, इसको अगर हमने हीट किया, अगर हमने लिथियम हाइड्राइड को क्या कर दिया, इसको अगर हमने हीट कर दिया, तो ये आराम से दे देगा LiH लिक्विड। दिस विल गिव LiH liquid, and because this is thermally stable, so it does not decompose on heating. ये हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता है, ये मेल्ट आराम से हो जाएगा, लिक्विड स्टेट ऑब्टेन हो जाएगा। गेटिंग? और लिक्विड स्टेट ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग बाकी की बात करेंगे, बाकी की अगर हम बात करें, ये NaH, अदर ग्रुप 1 हाइड्राइड्स, अदर ग्रुप 1 हाइड्राइड्स, दे आर थर्मली अनस्टेबल। समझे क्या? एंड बिकॉज थर्मली अनस्टेबल है, इस वजह से दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग बिफोर मेल्टिंग। मेल्ट होने से पहले ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाते हैं। मतलब क्या? अगर तुमने क्या किया, तुमने NaH, KH, RBH, CSH इन सॉलिड्स को लिया, समझे क्या? अगर तुमने इन सॉलिड्स को लिया और तुमने कहा कि चलो भैया इसको मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के लिए तुमने क्या किया? इनको हीट किया। ठीक है, तो ये इतने थर्मली अनस्टेबल हैं, ये मेल्ट होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाएंगे। समझे क्या?
राइट, दे डिकम्पोज, मतलब एक तरह से इनके बॉन्ड्स ही टूट गए, सोडियम अलग हाइड्रोजन अलग, के अलग हाइड्रोजन अलग, मेल्ट होने से पहले ही इनके क्या हो गए, बॉन्ड्स टूट फूट गए, समझे क्या, राइट। इस तरह से ये इतने थर्मली अनस्टेबल है। ये लो भाई, दैट मीन्स व्हाट, दे, ये जो है LiH एक ऐसा है, LiH एक ग्रुप 1 में एक ऐसा हाइड्राइड है जो लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन हो सकता है, थर्मली स्टेबल है, इट डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और ये कह सकते हैं इट डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड कैन बी ऑब्टेन्ड एज लिक्विड, समझे क्या, राइट। मगर बाकी जो है दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि जब हम इनको मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक लेकर जा रहे होते हैं, ये बीच में ही डिकम्पोज हो जाते हैं, दे आर सो थर्मली अनस्टेबल, समझे क्या। इसी वजह से क्या है, देयरफॉर इन ग्रुप 1 हाइड्राइड्स में क्या कहा जाएगा, ओनली LiH कैन बी ऑब्टेन्ड एज लिक्विड और मोल्टेन स्टेट, मगर बाकी जो हैं रेस्ट अदर्स NaH, KH, RBH एंड CSH, ये जो हैं दे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, मेल्ट होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, देयरफॉर cannot be obtained in molten form, इसलिए हम इनको मोल्टन फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जो पॉइंट नंबर C लिखा हुआ उसमें मैंने करेक्शन करा रहा हूं, इसी वजह से therefore it is only LiH मोल्टेन स्टेट में अगर करंट पास करोगे देयरफॉर, क्योंकि पॉइंट नंबर C जो बात कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस बात कर रहा है ना, देयरफॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओनली LiH in the liquid state can be done in group 1 hydrides. ग्रुप 1 हाइड्राइड्स में बस LiH का ही इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, क्योंकि बस उसी को हम लोग मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं, समझेगा किस तरह से, LiH लिक्विड, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या देगा, Li प्लस क्या, H माइनस, ठीक है। अभी एट एनोड, A फॉर एनाइन, A फॉर एनोड, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, समझे क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, तो क्या होगा, 2H माइनस विल गिव व्हाट, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, विल गिव व्हाट, H2 गैस प्लस क्या चीज, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, राइट। ये जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट बताया, समझे क्या। और बाकी अगर तुम सोचो कि तुम बाकी किसी ग्रुप 1 के हाइड्राइड का तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो ना भाई, एंड एट कैथोड क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, एट कैथोड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो जो भी होगा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन अगर होगा, ठीक है। सो अमंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओनली LiH कैन बी डन इन ग्रुप 1 हाइड्राइड, क्योंकि सिर्फ LiH एक ऐसा हाइड्राइड है जिसको लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं। भाई सॉलिड का तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता है ना, उसमें तो करंट ही पास नहीं होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए करंट पास करना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, हमें लिक्विड स्टेट चाहिए, ठीक है। सो ग्रुप 1 के हाइड्राइड में जो लिक्विड स्टेट आता है वो बस और बस LiH का आता है, और किसी भी हाइड्राइड का लिक्विड स्टेट नहीं आता है, बात समझे क्या। इस वजह से इलेक्ट्रोलिसिस जो है सिर्फ LiH का होगा इन ग्रुप 1। हाँ, अगर हम बात करें ग्रुप 2 में, ठीक है, अब देखो जरा, पहले ये देख लो जो मैंने बताया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये समझे क्या।
कि बस LiH का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है और किसी का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है, समझे क्या? हाँ, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 में, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में सबका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, सबके सब मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन किए जा सकते हैं। LiH अगर हम बात करते हैं NaH एंड यहां से क्या MgH2, KH यहां से क्या CaH2 क्या होता है, हाइड्रोलेथ होता है, ठीक है। RbH यहां से क्या SrH2, समझे क्या? और ये क्या CSH और ये क्या BaH2। तो अभी तुम देखो जरा ध्यान से, यहां से हम ऐसे जा रहे हैं तो अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं ना, तो साइज ऑफ कैटायन क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से ग्रुप 2 हाइड्राइड्स आर कंपैरेटिवली more thermally stable than group 1 हाइड्राइड्स। क्योंकि ग्रुप 2 हाइड्राइड्स में जो कैटायन्स है वो ग्रुप 1 के कैटायन मुकाबले थोड़े छोटे हैं, क्योंकि एनायन तो छोटा ही सा है, ठीक है। तो ग्रुप 2 में H- एनायन को छोटे कैटायन्स मिले हैं, तो जो ग्रुप 2 के हाइड्राइड है वो ग्रुप 1 के मुकाबले कैसे है, थोड़े ज्यादा थर्मली स्टेबल है, समझे क्या? ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ऐसा होगा, ये दिस ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, लाइक दिस दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, इसी एरो के हिसाब से, समझे क्या, जो मैंने डायरेक्शन दिखाया, राइट। सो दिस इस तरह से, ऐसे इस एरो के हिसाब से क्या थर्मल स्टेबिलिटी व्हाट इट इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इट इंक्रीजेस। अच्छा, इस वजह से therefore ग्रुप 2 हाइड्राइड्स कैन बी group 2 hydrides because they are comparatively thermally stable, they do not decompose on heating and can be obtained in liquid state on heating, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा थर्मली स्टेबल है, एकदम जस्ट लाइक लिथियम, ठीक है, जस्ट लाइक व्हाट LiH, समझे क्या? इसका मतलब क्या हो गया, therefore electrolysis of molten group 2 hydrides can be done like LiH। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल जैसे MgH2 लिक्विड स्टेट में क्या देगा ये Mg+2 प्लस क्या 2H- एंड एट एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा 2H-, दिस विल गिव H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड एट एनोड, समझे क्या, राइट। तो इस वजह से ग्रुप 2 के हाइड्राइड्स का और ग्रुप 1 में लिथियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे क्या आएगा, एनोड पे हाइड्रोजन गैस आएगा। तो इसलिए मैंने पॉइंट नंबर सी में करेक्शन कराया। पॉइंट नंबर सी में क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर सी में कह रहे हैं इन जनरल लिख दिया है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एट एनोड। इन जनरल नहीं है, ये जनरल चीज नहीं है, ये स्पेसिफिक है फॉर, दे काट दो और दे की जगह क्या लिखो, फॉर लिथियम हाइड्राइड एंड ग्रुप 2 हाइड्राइड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, मतलब दे कैन बी ऑब्टेन इन द मोल्टन स्टेट एंड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस एट एनोड, समझे क्या। ग्रुप 1 हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता है। ग्रुप 1 हाइड्राइड में सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, दे आर हाईली थर्मली अनस्टेबल एंड दे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, मेल्ट होने से पहले ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये मेल्ट होने से पहले क्या होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। बात समझे क्या, गेटिंग राइट, क्लियर। फिर उसके बाद डी वाला पॉइंट जो मैं तब से बता रहा हूं, इतनी देर से मैं वही चीज बता रहा हूं, डी वाला पॉइंट मैं क्या बताते आ रहा हूं, मैं ये बताते आ रहा हूं कि
Hydrides when react with water they give corresponding hydroxide and hydrogen. इस वजह से very important point, they react with water to release hydrogen gas and thus act as powerful reducing agent. मैं यही बताते आ रहा हूं तब से, ठीक है. हाइड्राइड्स को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, दे विल गिव हाइड्रोजन गैस, ठीक है. उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी, तो देख लो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ कैटायंस. ग्रुप 1 का थर्मल स्टेबिलिटी देख लो, LiH से लेकर CSH, और ग्रुप 2 का देख लो CaH2 से लेकर BaH2, और ये ओवरऑल थर्मल स्टेबिलिटी देख लो. जस्ट लुक एट द ओवरऑल थर्मल स्टेबिलिटी. समझे क्या, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. थर्मल स्टेबिलिटी ओनली फॉर ग्रुप 1, मतलब भाई डाउन द ग्रुप जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, और थर्मल स्टेबिलिटी फॉर ओवरऑल ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कंबाइंड थर्मल स्टेबिलिटी देख लो जरा एक बार. जो ऑर्डर लिखा है वही ऑर्डर सही है, समझेगा, उसी को मानो, समझ गए, ठीक है. देन कोवलेंट हाइड्राइड्स हमने हाल में ही पढ़ा है, अभी पिछले 3-4 लेक्चर पहले हम लोग ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है. सो कंपाउंड्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दिया. कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. समझे क्या, मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ चीजें पढ़ाई हुई है, कुछ चीजें हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, राइट. तो इसको रीड कर लो, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव interstitial hydrides or metallic hydrides. They are non-stoichiometric in nature. Hydrogen atoms occupy the interstitial spaces of transition metals and they are known as interstitial hydride. मैंने कल ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, occluded form of hydrogen. मैंने कल एक्सप्लेन किया था ना, कल ही वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया था मैंने, कि मतलब सपोज करो ये एटम्स है, जैसे आयरन एटम है, ये पूरा आयरन का क्रिस्टल है, इसमें क्या है, ये छोटे छोटे होल्स हैं, वॉइड्स हैं, मैंने कल ही बताया था. तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में क्या होता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके लैटिस में ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कहीं पे भी ऐसे रैंडमली ऐसे जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा. समझे क्या. ब्लू डॉट जो मैं दिखा रहा हूं वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है. समझे क्या, राइट. तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो हाइड्राइड आ गया इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. समझे क्या, मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था. ब्लू डॉट जो है वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है. समझे क्या. ये क्या है, ये एटम्स है. ग्रीन वाले सर्कल क्या है, ये एटम्स है, एटम्स ऑफ डी ब्लॉक. और रेड सर्कल से जो मैंने दिखाया वो क्या है, वॉइड है, खाली जगह. और इंटरस्टिसेस, वॉइड्स को इंटरस्टिसेस भी बोलते हैं. समझेगा, राइट. तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन नेचर भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. सो हाइड्रोजन एटम ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स and they are what non-stoichiometric in nature. Non-stoichiometric in nature मतलब क्या, ये जैसे नॉर्मली कंपाउंड फॉर्म होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह नॉर्मल कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं. ये जो हाइड्राइड फॉर्म हुए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ये जो है दे आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. They are non-stoichiometric hydrides. मतलब क्यों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, बिकॉज दे आर not formed by loss, gain और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे नॉर्मल कंपाउंड फॉर्म हो तो उस तरह से फॉर्म नहीं हुआ है. ये क्या कर रहा है, ये बस जगह ऑक्युपाई करके बैठ गया. समझे क्या, इस वजह से ये क्या, ये नॉन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं. समझे क्या, राइट. तो ये चीज है. अभी ये वाला रिएक्शन लिखा है, इसको मैंने अभी स्किप किया है क्योंकि मैं
ग्रुप 13 में डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। अभी वैसे देख सकते हो B2H6 प्लस वाटर क्या देता है, BOH प्लस हाइड्रोजन देता है, बट अभी ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसका रीजन होता है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अभी फटाफट से मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये वाला पोर्शन एनसीईआरटी में कहां से पढ़ना है, इसको तुम एक बार रीड कर सकते हो। ये वाला भेजा है हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, सो हाइड्राइड्स जैसे 3 कैटेगरीज, आयनिक, कोवलेंट, इंटरस्टिशियल। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड में अब तुम इसको बस रीड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं फटाफट से बता देता हूं। दे आर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म विद s ब्लॉक एलिमेंट्स which are highly electropositive in character. ठीक है, some covalent nature is found because of like LiH because of Fazan's rule. आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर किस वजह से आता है, Fazan's rule की वजह से आता है। In fact BeH2 and MgH2 are polymeric in structure. This we will study in group 2. ये polymeric in structure होते हैं, they are electron deficient। हम मैंने कल ही पढ़ाया था, जब मैं तुमको लुइस एसिड पढ़ा रहा था, कल ही बताया था। BeH2 and MgH2, BeH2 MgH2 ग्रुप 2 के कंपाउंड है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, समझे क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक इन नेचर, पॉलीमेरिक इन नेचर, कोवलेंट, कोवलेंट। ग्रुप 2 में बेसिकली अगर हम बात करें ग्रुप 2 में जो हमारे पास BeH2 है, Mg वी हैव, ग्रुप 2 में वी हैव BeH2, MgH2, ये कोवलेंट, ये पढ़ेंगे ग्रुप 2 में, एंड पॉलीमेरिक इन नेचर होता है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स। वैसे भी तुमने पढ़ा होगा, बॉन्डिंग पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर वगैरह बनाया होगा, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा ग्रुप 2 में। देन CaH2, SrH2 एंड BaH2, ये आयनिक होते हैं। ठीक है, ये आयनिक होते हैं, रीजन है Fazan's rule। ठीक है, राइट। सो द आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग इन द सॉलिड स्टेट, हाउएवर देयर मेल्ट्स, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड एनोड। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि ग्रुप 1 में बस LiH का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, बाकी किसी का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, समझे क्या, ये सब बता दिया, राइट। लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर्स विद O2 और Cl2. It is therefore used in the synthesis of other useful hydrides. Very important. Lithium hydride is used in the, क्योंकि it is less reactive, unreactive, इस वजह से it is used in the synthesis of other useful hydride, जैसे Al2Cl6 प्लस LiH क्या देगा, LiLH4 देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4 क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और अगला वाला क्या है, LiH प्लस B2H6 क्या आ गया, LiBH4, लिथियम बोरोहाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LiH इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर हाइड्राइड्स, इंपॉर्टेंट, समझे क्या। ये क्या है, LiAlH4 क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और LiBH4 क्या है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम मतलब पूरा स्पेलिंग लिख लेना, हाइड्राइड, और ये क्या है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये चीज है, राइट। देन कोवलेंट हाइड्राइड्स, इसको एक बार पढ़ लेना, कल मैं इसको एक बार रीड करा दूंगा, जस्ट रीड इट ऑन योर ओन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बारे में बात करें, रीड कर लो, कल इसको मैं रीड कराऊंगा एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, एंड देन ऑल्सो रीड दिस थिंग, मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, पहले रीड कर लेना इसको एक बार। ठीक है, फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, वाटर पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे H2O2। ठीक, कल एक बार रीड करा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे H2O2। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।